अगर आप YouTube पर भोजपुरी गाने को सर्च करोगे तो आपको हर एक टॉपिक पर गाने मिल जाएंगे। कोरोना वायरस, हमारा लहंगा में कोरोना वायरस घुसल बावे हो, रिया चक्रवर्ती, चाइना, NRC, इन सब के अलावा हजारों ऐसे गाने हैं जिनमें सिर्फ वल्गैरिटी होती है। ये वल्गैरिटी सिर्फ सॉन्ग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि फिल्मों में भी डबल मीनिंग डायलॉग्स को जानबूझकर परोसा जाता है। कहां से शुरू करें? परीक्षा। और अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट भोजपुरी ऑडियंस के बीच खतरनाक तरीके से दिखने लगा है। लाइव मिनट के इस रिपोर्ट को देखिए। भोजपुरी विकिपीडिया पर लोगों ने बुर यानी वजाइना को सबसे ज्यादा बार सर्च किया। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री जहां पर महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र जैसे बड़े कलाकारों ने काम किया, वो इतनी अश्लील कैसे होगी? आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। भोजपुरी लैंग्वेज ईस्ट यूपी और बिहार के कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बोली जाती है। इस लैंग्वेज में जो फिल्म बनती है उस इंडस्ट्री को भोजीवुड कहा जाता है। भोजीवुड इंडस्ट्री की नेट वैल्यू ईयर 2017 में 2000 करोड़ रुपए थी। 2000 करोड़ रुपए से भी बड़ी इंडस्ट्री में कंटेंट वल्गैरिटी, ऑब्ससीन सीन्स, सेक्सिज्म, इन शॉर्ट सॉफ्ट पॉर्न के नाम पे चलता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्या भोजीवुड हमेशा से ही ऐसे ही कंटेंट प्रोड्यूस करता आया है? तो इसको समझने के लिए हमें अपना रुख ईयर 1963 की तरफ करना होगा। पर क्यों? बताता हूं। दरअसल ईयर 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो रिलीज हुई थी। अब इस फिल्म के रिलीज होने के पीछे भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो वीडियो आखिर तक देखना है और सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी। तो कहानी पेशे नजर है आपके। दरअसल हुआ यूं था कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्क्रीन प्ले राइटर एंड एक्टर नजीर हुसैन से एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान मिलते हैं। नजीर साहब गाजीपुर से बिलोंग करते थे और राजेंद्र बाबू बिहार से। तो इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नजीर साहब से कहा कि आप भोजपुरी में फिल्म क्यों नहीं बनाते? नजीर साहब को यह बात खटकी और उसी दिन से उन्होंने भोजपुरी में फिल्म बनाने को लेकर सोचना शुरू कर दिया। इनफैक्ट एक स्टोरी लेकर फेमस डायरेक्टर बिमल रॉय के पास भी गए। बिमल रॉय को कहानी तो बहुत पसंद आई, लेकिन वो हिंदी में फिल्म बनाना चाहते थे। मगर नजीर साहब राजी नहीं हुए क्योंकि उन्हें भोजपुरी में फिल्म बनानी थी। लंबे अरसे तक उन्हें बॉम्बे में कोई नहीं मिला जो फिल्म में पैसा लगा सके। आखिर में एक कोयला व्यापारी विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए राजी हो गए। तब जाकर ईयर 1963 में गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो रिलीज हुई। एंड इस फिल्म के सॉन्ग्स को लेजेंड सिंगर्स लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने गाया था। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इस फिल्म का प्लॉट विमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड था। और आज उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। डबल मीनिंग डायलॉग्स को जानबूझकर फिल्म में परोसा जाता है। ऑडियंस को अपील करने के लिए भद्दे और अश्लील लिरिक्स लिखे जाते हैं। पर क्यों? समझाता हूं। देखिए, यूपी और बिहार से जब लोग माइग्रेट करके बड़े शहर जा रहे थे, उनमें एक बड़ा तबका लेबर क्लास था। उनके पास एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था। ऐसे में अपने गांव और अपनी भाषा से जुड़ने का उनके पास एक ही साधन बचता था, वो था सिनेमा। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। अब ये सिनेमा दो तरह के सिनेमा हॉल्स में रिलीज होते हैं। पहला मल्टीप्लेक्स, जहां की टिकट्स प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती है और यहाँ पर बड़े बजट की फिल्म्स लगती है। वहीं दूसरा सिंगल थिएटर स्क्रीन, जहां पर टिकट्स बहुत ज्यादा सस्ती होती है और इस तरह के सिनेमा हाउस में लो बजट की फिल्म्स लगती है। अब ये माइग्रेंट लेबर क्लास तो मल्टीप्लेक्स के टिकट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में वो अपना रुख सिंगल थिएटर स्क्रीन की तरफ करते हैं। यहीं पर बॉलीवुड को दिखाई देती है अपनी एक बड़ी टारगेट ऑडियंस, व्हिच वाज रिक्शा पुलर, वेजिटेबल वेंडर्स, डेली वेजर्स एंड अदर वर्किंग क्लास पीपल। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स अपनी ज्यादातर फिल्में सिंगल थिएटर स्क्रीन में रिलीज करते हैं। इसके पीछे तीन मेजर रीजंस हैं। पहला तो ये कि उनकी टारगेट ऑडियंस उधर है और दूसरा लो प्रोडक्शन कॉस्ट। एक बॉलीवुड फिल्म बनने का एवरेज कॉस्ट 1 करोड़ रुपए के आसपास होता है। और बात अगर आज से 10-12 साल पहले की करें तो ये बजट 40 से 50 लाख होता था। बॉलीवुड के किसी लो बजट फिल्म से भी इसका कंपैरिजन करें तो ये बहुत कम अमाउंट है। बॉलीवुड फिल्म्स को सिंगल थिएटर स्क्रीन में रिलीज करने का थर्ड कारण वल्गैरिटी है। ये मूवीज अपने वल्गर कंटेंट की वजह से सेंसर सर्टिफिकेट मिस कर देते हैं। एक आरटीआई के मुताबिक साल 2001 से लेकर साल 2011 तक टोटल 256 भोजपुरी फिल्म्स को सीबीएफसी सर्टिफिकेट्स नहीं मिले। यही वो कुछ मेजर रीजंस हैं कि ज्यादातर बॉलीवुड फिल्म सिंगल थिएटर स्क्रीन में रिलीज होती हैं और आज की डेट में सिंगल थिएटर स्क्रीन की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। 1200 सिनेमा घरों पर हमेशा के लिए बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। खासतौर पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स तो बर्बाद ही हो गए। वहीं सिंगल थिएटर स्क्रीन में टिकट्स की प्राइस 15 से 30 रुपए होती है, तो इससे कितनी ही कमाई हो जाएगी। अब आप इस रिपोर्ट को देखिए, 80% से भी ज्यादा भोजपुरी मूवीज अपनी मेकिंग कॉस्ट को भी पूरा नहीं कर पाती है। प्रॉफिट तो दूर की बात है, फिर प्रॉफिट के लिए कुछ तो करना होगा ना। यहीं पर शुरू होता है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में वल्गर कंटेंट का खेल। प्रॉफिट्स एंड व्यूअरशिप को गेन करने के लिए बॉलीवुड फिल्म मेकर्स वल्गर कंटेंट को ऐड करना शुरू कर देते हैं। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, आज की डेट में बॉलीवुड इंडस्ट्री के पास पहले की तरह
मूवीज रिलीज करने के लिए सिर्फ सिंगल थिएटर स्क्रीन ऑप्शन नहीं है, दे हैव नाउ यूट्यूब, जहां पर कोई सेंसरशिप का प्रेशर नहीं है। अब आप इन वीडियोस के व्यूज को देखिए, हर एक वीडियो पर मिलियंस में व्यूज हैं। क्या मैं आपको इन वीडियो से की गई इनकम बताऊं? बताता हूं। सोशल ब्लेड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब चैनल के व्यूज एंड डिफरेंट एल्गोरिथम पैरामीटर्स को एनालाइज करके एक एस्टीमेट इनकम बताता है। अब आप इस भोजपुरी कंटेंट क्रिएटर की मंथली इनकम देखिए, चौंक गए ना? जब वल्गर कंटेंट प्रोड्यूस करके लाखों में कमाई हो जाती है तो आप अच्छे कंटेंट की उम्मीद छोड़ दीजिए। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा वल्गैरिटी को प्रमोट करने के जिम्मेदार सिंगर्स हैं। 90s के बाद जब इंडियन इकोनॉमी लिबरेट हुई, इसके बाद रील कैसेट मार्केट ने खूब जोर पकड़ा, ढेरों भोजपुरी सॉन्ग्स बने और खूब हिट हुए। वहीं सॉन्ग्स के लिरिक्स जब इस स्तर पर पहुंचे तो ऑडियंस की बाढ़ सी लग गई। मिस कॉल मार तारू किस देबू का हो मिस। जगह जगह छोटे छोटे शहरों में म्यूजिक स्टूडियोज खुलने लगे। यूट्यूब के आने के बाद ये प्रोसेस और ज्यादा तेज हो। यहाँ सबको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए और इसका सबसे आसान रास्ता ये है। झलकता हमरो जवनिया ए राजा। वहीं बॉलीवुड में सिंगर से एक्टर बनने का रिवाज बहुत पुराना रहा है। पवन सिंह से लेकर खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव सबने सिंगिंग से ही बॉलीवुड में एंट्री करी। इन्हें बस अपने मेल टारगेट ऑडियंस को अपील करने के लिए वल्गर सॉन्ग्स गाने होते हैं, फिर ये ऑडियंस इन्हें खुद ब खुद स्टार बना देती है। बॉलीवुड में वल्गर कंटेंट के प्रोड्यूस होने का जिम्मेदार ऑडियंस खुद भी है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक ईयर 2020 के जनवरी से लेकर जुलाई मंथ के बीच जब मराठी विकिपीडिया पर शिवाजी महाराज और पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब सर्च कर रहे थे, उस दौरान भोजपुरी विकिपीडिया पर बुर्ग यानी वजाइना सर्च कर रहे थे। एंड द रिसर्च शोज कि भोजपुरी सॉन्ग लिरिक्स में इस टर्म को वाइडली यूज किया जाता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि गवर्नमेंट बॉलीवुड इंडस्ट्री पर एक्शन क्यों नहीं लेती? वेल, मुद्दे तो कई बार उठे। जैसे भोजपुरी स्टार रवि किशन ने यूपी और बिहार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा जिसमें भोजपुरी मूवीज से वल्गर कंटेंट को बैन करने की मांग की। वहीं यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी में वल्गर कंटेंट प्रोड्यूस करने वालों को फाइनेंशियल एड न देने की बात कही। बट स्ट्रिक्ट एक्शंस तो ना ही यूपी गवर्नमेंट ने लिया है और ना ही बिहार गवर्नमेंट ने। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी काइंड ऑफ सेंसरशिप ऑन क्रिएटिव फ्रीडम, बट एट द सेम टाइम क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर अगर वल्गैरिटी को प्रमोट किया जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट को इस पर विचार करने की जरूरत है। आखिर में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि भोजपुरी का कल्चर और लिटरेचर दोनों हमेशा से रिच रहा है। यहाँ शारदा सिन्हा के छठ के लिखे खूबसूरत गीत है, तो वहीं शेक्सपियर और भोजपुरी के नाम से मशहूर भिखारी ठाकुर की मौजूदगी भी है। न्यू जनरेशन में मैथिली ठाकुर भोजपुरी सॉन्ग्स के जरिए भोजपुरी भाषा का सम्मान बढ़ा रही है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका इंटरेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप में और क्रिकेट वर्ल्ड कप के बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं तो आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।